सप्लीमेंट्स, आजकल सप्लीमेंट्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इस वीडियो में हम एक एक करके इस बोल से सप्लीमेंट्स उठाएंगे और 15 सप्लीमेंट्स को रेट करेंगे कि कौन से यूजफुल है और कौन से बिल्कुल वेस्ट है। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि ये वीडियो में जो भी हमें एड रेवेन्यू मिलेगा, जो भी सुपर थैंक्स मिलेगा, हम सब डोनेट करेंगे टुवर्ड्स पुअर चिल्ड्रन। तो शुरू करते हैं। विटामिन B12। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आपको एक विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने की, स्पेशली अगर आप डेफिशिएंट हो। एंड इंडिया में बहुत हाई परसेंटेज लोग विटामिन B12 डेफिशिएंट हैं। एंड इससे आपको नर्व इश्यूज होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, फटीग होती है, डिप्रेशन होती है, फिजिकल वीकनेस। उन्हें पता नहीं चल रहा है बट वो है विटामिन B12 के कारण, डेफिशिएंसी के कारण। इसको वो उतना ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं मिला है मेरे हिसाब से जो मिलना चाहिए। फॉर मी गेटिंग अ B12 टेस्ट डन फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर डेफिशिएंट डेफिनेटली गेट अ B12 सप्लीमेंट। ओके, मैग्नीशियम। ओके, सो मैग्नीशियम के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि अगर डाइटरी इनटेक से आपका मैग्नीशियम कम है तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट आपको स्लीप में, स्ट्रेस में, रिकवरी में हेल्प करेगा। अब आप अमेज़ॉन में जाओगे, आपको 50 अलग अलग टाइप के मैग्नीशियम मिलेंगे और कुछ बहुत महंगा होगा, कुछ थोड़ा सस्ता होगा। तो हाउ डज वन चूज विच मैग्नीशियम टू टेक? देखिए, सबसे पहले तो आप एलिमेंटल मैग्नीशियम देखिए, वो आपको अच्छा खासा मिलना चाहिए। दूसरा है फॉर्म, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म बेस्ट एब्जॉर्बेबल वाला फॉर्म होता है। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा इसमें, बहुत सारे मैग्नीशियम्स फ्रंट में लिखेंगे 400 मिलीग्राम, लेकिन अगर आप पीछे देखोगे वो ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, वो सबसे सस्ता वेरिएंट है। तो मैग्नीशियम को लेके वर्डिक्ट क्या है? मैग्नीशियम मेरे अकॉर्डिंग एक ऑप्शनल सप्लीमेंट मैं बोल सकता हूँ। अगर आप डेफिशिएंट हैं तो ये आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज यू डोंट रियली नीड इट अगर आपका डाइटरी इनटेक में मैग्नीशियम अच्छा है। तो डाइट में भी आप मैग्नीशियम इंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नट्स, सीड्स, डार्क चॉकलेट एंड अ फ्यू अदर थिंग्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप बहुत लंबे इंटेंसिटी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी में वर्कआउट कर रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत लंबे टाइम तक खेल रहे हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, मैराथन आप दौड़ रहे हैं, तो उसके से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करने का काम करता है। पर अगर आप इतना इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, इतनी स्वेटिंग नहीं हो रही, तब यू डोंट रियली रिक्वायर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर कोई सेडेंटरी लाइफ जी रहा है, ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग वर्कआउट नहीं कर रहा है, उसे इलेक्ट्रोलाइट लेने का पॉइंट है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले उसे सोफे से उठाने की जरूरत है। तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके वर्डिक्ट क्या है? मेरा वर्डिक्ट वही है कि ये एक ऑप्शनल सप्लीमेंट है और उन लोगों के लिए ज़रूर रिक्वायर्ड है जो लोग लॉन्ग इंटेंसिटी गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग टाइप का एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके। विटामिन D3। सो रेवंत, क्या ओपिनियन है आपका विटामिन D3 के बारे में? More than 50% of Indians are deficient in vitamin D3। अगर आप बॉडी में, अगर आपका D3 की कमी है तो आप कैल्शियम ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ये न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बोन वीकनेस, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। कुछ लोग को फटीग महसूस होता है, कुछ लोग को टेस्टोस्टेरोन में इश्यूज होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट है। मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप विटामिन D3 डेफिशिएंट है तो डॉक्टर एनीवेज इंजेक्शन दे के आपका विटामिन D3 एक लेवल पे लाएगा। उसके बाद उस लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ग्रेड सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे टैबलेट्स आती हैं 60 के आयु की, सैशे फॉर्म में आता है। तो वो हर हफ्ते एक सैशे या एक टैबलेट, हर हफ्ते सिर्फ एक दिन एक सैशे या एक टैबलेट आप हाई फैट मील के बाद लें। और उस टैबलेट या सैशे की यूनिट होनी चाहिए 60 के आयु। D3 को लेके लेकिन एक चीज़ केयरफुल रहिएगा, टू मच D3 ऑल्सो कुड पोटेंशियली बी हार्मफुल। D3 को लेके एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फैट सॉल्यूबल है, इन द सेंस कि आप जब कोई फैटी मील खा रहे हो
तब आप ये D3 लो, तब आपके बॉडी में वो अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। सो व्हाट्स योर वर्डिक्ट? माई रिकमेंडेशन इज टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड, और अगर आप डेफिशिएंट हो विटामिन D3 में, देन यू कैन बाय विटामिन D3। फैट बर्नर्स देखिए, फैट बर्नर कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो मनी बर्नर होता है। सिर्फ वो आपका पैसा को जलाते हैं। देखिए, देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस दैट एनी ऑफ दीज फैट बर्नर्स कैन रियली लूज योर फैट फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको फैट बर्न करना है तो इसका एक ही मेथड है, कैलोरी डेफिसिट। बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ। सो ओवरऑल रिकमेंडेशन मेरा है स्किप। मास गेनर्स, क्या ओपिनियन है आपका? मास गेनर्स मैं बिगनिंग ओपिनियन देता हूँ, बिल्कुल स्किप है मेरे हिसाब से। है वो एसेंशियली चीनी, कार्बोहाइड्रेट, माल्टोडेक्स्ट्रिन, और कुछ नहीं है। मेरे ओपिनियन में अगर आप लोगों को कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करनी है अपने शेक से, सो द मोस्ट हेल्दी वे इज़ कि आप एक स्कूप वे प्रोटीन का ले लीजिए, चाहे रॉ ले लीजिए, चाहे फ्लेवर्ड ले लीजिए। उसमें आप बनाना ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं, पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर सकते हैं। इससे प्रोटीन टू कार्ब का रेशियो भी अच्छा रहेगा और आपको एक हेल्दी शेक मिलेगा, हेल्दी कैलोरीज आपको मिलेंगी। और इस तरह से अगर आपको कैलोरी सरप्लस वाली थिंकिंग से आप मास गेनर ले रहे हैं, तो इस तरह से आप एक अच्छा, बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा सा साफ सुथरा आप जो है मास गेन शेक अपना खुद का तैयार करके आप पी सकते हैं। 100% अग्री। सो अगला सप्लीमेंट है ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 को लेके आपका क्या ख्याल है? ओमेगा 3 एक रिसर्च प्रूवन सप्लीमेंट है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, इन्फ्लेमेशन बेनिफिट्स के लिए। देखिए, अगर आप रेगुलरली फैटी फिश का कंजम्पशन कर रहे हैं हफ्ते में 3 से 4 दिन, तो आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा रेगुलरली होता नहीं है, इसलिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। करेक्ट। एंड ओमेगा 3 के कई फॉर्म्स होते हैं, तो आपको के हिसाब से कौन से फॉर्म में बेस्ट है? देखिए, ओमेगा 3 के 3 फॉर्म्स जो आते हैं, इथाइल ईस्टर ट्राइग्लिसराइड और रीएस्टेरिफाइड ट्राइग्लिसराइड। आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि अगर ओमेगा 3 को आपने हाई फैट मील के बाद लिया तो कुछ टाइम बाद सबका एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, और ये एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस लेने वाला सप्लीमेंट है, तो फॉर्म मैटर नहीं करता। आप हमेशा न्यूट्रिशनल लेवल पे EPA और DHA चेक करें और एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट लें, वो मेन होता है। यहाँ पे एक चीज़ बस मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो लोग ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स सीड ऑयल या फ्लैक्स सीड बेड्स कैप्सूल खाते हैं। फ्लैक्स सीड्स वेजिटेरियन वालों के लिए एक EPA और DHA का अच्छा सोर्स नहीं है। सो जब कोई ओमेगा 3 खरीद रहा है और वो पैक में लिखा है EPA और DHA, उसमें क्या नंबर होना चाहिए? देखिए, अगर आप उतने एक्टिव इंडिविजुअल नहीं हैं तो आप सिंगल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 ले सकते हैं, जिसमें 180 mg EPA और 120 mg DHA, जो कि सिंगल स्ट्रेंथ बोला जाता है। अगर आप एक्टिव इंडिविजुअल हैं तो आई एडवाइज गो फॉर ट्रिपल स्ट्रेंथ, जिसमें EPA और DHA 1000 mg टोटल होता है। माई फाइनल वर्डिक्ट इज कि आप इसे लें और ये डेली कंज्यूम करें, अगर आप फैटी फिश कंज्यूम नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो। ओके, ग्रेट। तो देखते हैं अब अगला सप्लीमेंट कौन सा निकलता है। आयोडीन। तो रेवंत, आप बताइए इसके बारे में। सो आयोडीन को लेके सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने डेकेड्स लगाया है आयोडीन डेफिशिएंसी को दूर करने में, और वो कैसे किया है? आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया था, जिसके कारण करोड़ों करोड़ों लोग का आयोडीन डेफिशिएंसी दूर हो गया। एंड पहले जब आयोडीन डेफिशिएंसी होता था तब गॉइटर, थायराइड, ये सब के इश्यूज बहुत कॉमन थे। लेकिन अब लास्ट फ्यू ईयर से क्या हो रहा है कि लोग हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आयोडीन नहीं है, एंड एज ए रिजल्ट ये इश्यूज वापस आ सकते हैं। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ आप आयोडाइज सॉल्ट खाइए। वो हिमालयन पिंक सॉल्ट और ये सब जो कंपनीज आ रहे हैं वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑल्सो टू ऐड वन थिंग, जैसा कि आपने बताया कि पहले के कंपैरिजन में आज आयोडीन की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती है ड्यू टू आयोडाइज सॉल्ट। सो आई एग्री, बट मार्केट में बहुत सारे ना आयोडीन सप्लीमेंट्स भी आते हैं और लोग बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो आयोडीन में अगर आप डेफिशिएंट नहीं है तो आयोडीन सप्लीमेंट्स मत लीजिए, क्योंकि आयोडीन की टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, एक आपको एक सेपरेट सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
आप प्लीज आयोडाइज सॉल्ट लीजिएगा। तो अगला न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक को लेके आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप जिंक में डेफिशिएंट हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी में, आपके टी लेवल्स में, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में हेल्प कर सकता है। बट अगर आप एक हेल्दी मैन हैं, जिंक में डेफिशिएंट नहीं हैं, तो जिंक लेने के कोई एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट बेनिफिट रिसर्चेस में नहीं देखे गए हैं। ऊपर से अगर आप जिंक की ओवरडोज करते हैं तो आप में कॉपर की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसलिए जिंक मेरे ओपिनियन में एक ऑप्शनल सप्लीमेंट में मैं रखना चाहूँगा। कैफीन और प्री वर्कआउट, व्हाट्स योर टेक? तो मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक बताता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी। There is no better pre-workout drink in my opinion than black coffee. And 90% pre-workout drinks में भी caffeine ही होता है. Like that's the main ingredient in most pre-workout drinks is caffeine. तो प्री वर्कआउट में मेजॉरिटी जो इंग्रेडिएंट काम करता है वो कैफीन ही है, राइटली सेड। एंड कैफीन इज़ अ वेरी वेल प्रूवन परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट आप बोल सकते हैं। प्री वर्कआउट में आजकल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी आने लग गए हैं जिसमें अच्छी खासी मात्रा में सिट्रुलिन मैलेट भी मिलता है, और सिट्रुलिन मैलेट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। बट हाँ, अगर आप जो है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का बजट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस केस में आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आप सप्लीमेंट ले भी रहे हो तो दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली ये कि पूरे दिन में आपको 400 mg से ज़्यादा कैफीन नहीं लेना है, और एक बार में, एक टाइम में अगर आप कैफीन ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, तो 200 mg से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि कैफीन की ओवरडोजिंग करने से आप में हार्ट पैल्पिटेशंस, एंजाइटी, हेडेक, इंसोम्निया ऐसी बीमारी आ सकती है। सो कैफीन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट। प्री वर्कआउट इज़ ऑल्सो अ गुड सप्लीमेंट अगर उसमें अंडर डोज वाले इंग्रेडिएंट्स ना हो तो आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस चीज़ में होगा कि आप इसे ले भी सकते हैं और ऑप्शनल भी रख सकते हैं, पर अगर आप इसे ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सोने से 5 घंटा पहले इसे लें। इसबगोल, सो रेवंत, क्या ओपिनियन है आपका इसबगोल के बारे में? इसबगोल, या जो आजकल बोलते हैं सिलियम हस्क, इससे बेसिकली आपको फाइबर मिलता है, एंड आपको दिन में अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए पर डे। फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। इट रेगुलेट्स योर ब्लड शुगर लेवल्स, इट हेल्प्स विद डाइजेशन, योर बावल मूवमेंट, सो मच मोर। बट अनफॉर्चुनेटली लोग फाइबर के बारे में उतना बात नहीं करते हैं। तो अगर आपका डाइट बहुत बैलेंस्ड है, अगर आप बहुत फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, लेंटिल्स, दाल, ये सब आप बहुत खाते हो, तो आपको ऑलरेडी काफ़ी फाइबर मिलता होगा। लेकिन अगर आपका डाइट इतना बैलेंस्ड नहीं है और आपको डाइट में इनफ फाइबर नहीं मिलता है, देन आपके लिए इसबगोल काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो फॉर मी इसबगोल इज अ स्ट्रॉन्ग बाय ग्लूटामाइन। सो ग्लूटामाइन को लेके आपका क्या ख्याल है? ग्लूटामीन बहुत सारे लोग रिकवरी के लिए लेते हैं, बट ग्लूटामीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूटामीन की रिक्वायरमेंट है आपके एक्टिविटी की वजह से, और आप सफिशिएंट प्रोटीन इंटेक रख रहे हैं, तो उस केस में एक्स्ट्रा ग्लूटामीन लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप आज भी ग्लूटामाइन लेते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुरंत इस पे पैसे बर्बाद करना बंद करें और अपनी सफिशिएंट प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे ध्यान दें। ओ भाई साहब, BCAA मेरे हिसाब से कंप्लीटली यूजलेस है अगर आपको डाइट में इनफ प्रोटीन मिल रहा है। प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड BCAA में सिर्फ 3 ऑफ दोज 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो अगर आपको प्रोटीन इनफ मिल रहा है तो ऑलरेडी आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं आपका, तो ये BCAA लेने का कोई पॉइंट नहीं है। फॉर मी BCAA इज अ स्किप, स्पेशली इफ यू गेट इनफ प्रोटीन इन योर डाइट। क्रिएटिन। सो क्रिएटिन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स में से है। इनफैक्ट ये वे प्रोटीन से भी ज़्यादा स्टडीड है, लेकिन फिर भी इसको लेके टू सम एक्सटेंट कुछ पैरानोया, कुछ फियर है कुछ लोगों के मन में। क्रिएटिन के बहुत सारे नए फॉर्म्स है, HCl, नाइट्रेट, ये सब लेने की कोई पॉइंट नहीं है। आप सिर्फ मोनोहाइड्रेट लो, दैट इज द मोस्ट रिसर्च्ड वन एंड इज ऑल्सो द चीपेस्ट वन। So don't fall for these marketing gimmicks of HCl and nitrate and all of that. Agreed.
तो मुझे जानना है आपके तरफ से कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन क्रिएटिन? 3 से 5 ग्राम डेली आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना चाहिए। साइकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत अफोर्डेबल सप्लीमेंट है। देखिए, क्रिएटिन के केस में ना उसकी रेगुलरिटी मैटर करती है। तो आप सबसे पहले अपने दिन में ये प्रायोरिटी बनाएं कि कौन सा एक ऐसा टाइम है जब मैं क्रिएटिन डेली ले पाऊंगा बिना उसे मिस किए हुए। तो आपको वो इंश्योर करना है। अगर आपके साथ ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इंश्योरिटी के बाद मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं क्रिएटिन कभी भी अगर रेगुलर लेना है तो ले सकता हूँ, तो आई एडवाइस कि आप पोस्ट वर्कआउट लीजिए। क्योंकि कुछ बहुत कम रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन अगर आप लेते हैं तो वो आपके बॉडी में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्रिएटिन प्री वर्कआउट की तरह काम करता है। क्रिएटिन इज़ नॉट अ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। उसका जब तक सैचुरेशन आपके मसल में नहीं होगा तब तक क्रिएटिन काम नहीं करेगा। सो यस, यू हैव टू टेक इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, टेक इट एनी टाइम ऑन द डे, और अगर हो सकता है तो आप पोस्ट वर्कआउट लीजिए फॉर इवन बेटर एब्जॉर्प्शन। एक और चीज़ आप लोग सब लोग को बोलना है, बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं, मैं कितने सारे सप्लीमेंट्स लूँ, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, इतना सारा कुछ। तो आपके लिए एक आइडिया है, आप क्रिएटिन को अपने वे प्रोटीन में मिला सकते हो। एग्जैक्टली अग्री। आई मीन इवन आई डू द सेम। हाँ, मेरे ओपिनियन में इट्स अ मस्ट हैव सप्लीमेंट, क्योंकि डाइट से आप उतना क्रिएटिन नहीं ले पाएंगे जितना आपकी बॉडी को डेली लेना चाहिए। और लाइट से सबसे बूमिंग कैटेगरी प्रोटीन। सो प्रोटीन को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं पहले सबसे क्लियर करना चाहता हूँ। प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर दोज हु गो टू द जिम, प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स, प्रोटीन इज फॉर एवरीवन। चाहे आप, इनफैक्ट बहुत सारे ओल्डर लोग मुझे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि आई एम इन माई 60s, आई एम इन माई 70s, शुड आई टेक प्रोटीन? मैं तो उनको बोलता हूँ आपको तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की, क्योंकि आप जितना ओल्डर होते हो उतना ज़्यादा आपको मसल लॉस होती है, एंड प्रोटीन हेल्प्स विथ मसल प्रेजर्वेशन। सो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन को लेके मैं एक पॉइंट बोलूँगा, ट्राई योर बेस्ट टू गेट एज मच प्रोटीन एज पॉसिबल फ्रॉम योर डाइट। एंड अगर आपको डाइट से इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है तब आप प्रोटीन पाउडर्स भी ले सकते हो। प्रोटीन तो ऑफ कोर्स बाय होगा, एंड प्रोटीन पाउडर के अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, वो ऑप्शनल है। अगर आपके डाइट में, अगर आपके रेगुलर फूड्स के थ्रू आपको इनफ प्रोटीन मिल रहा है तब आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है इनफ प्रोटीन थ्रू योर फूड्स, तब आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। मैं अपना ओपिनियन इसके बारे में देना चाहूँगा। बाई, वैसे तो मैं अग्री करता हूँ इस बात से कि प्रोटीन का फर्स्ट प्रायोरिटी सोर्स का फूड होना चाहिए, और फूड से अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो प्रोटीन पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द लोग वेजिटेरियंस हैं, और वेजिटेरियन में कोई भी ऐसा प्रोटीन सोर्स है नहीं जो एक क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है। अगर आप ज़्यादा पनीर भी नहीं खा रहे हो बीइंग अ वेजिटेरियन, तो आई थिंक एक स्कूप वे लेना इज़ वेरी कन्वीनियंट। और बहुत लोग की लाइफस्टाइल भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो उस केस में ना प्रोटीन पाउडर एक बहुत अच्छा फ्रेंड है कि आपने एक स्कूप तुरंत दूध में डाला, पानी में डाला और इमिडिएटली आपने मिक्स करके पी लिया। इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन। सो आई थिंक अगर आप वेजिटेरियन हैं और इतना ज़्यादा आपका प्रोटीन इंटेक नहीं हो पा रहा है काम की, जैसे आप बहुत बिजी हैं, तो एक स्कूप वे प्रोटीन की ऐड करिए। एक हाई क्वालिटी प्रोटीन एक बार में तो दिन में जाना चाहिए। आप लोगों के इजी रेफरेंस के लिए आप लोगों को हमारे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जहां पे हमने आज के वीडियो में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाई की कैटेगरी में डाले हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ऑप्शनल की कैटेगरी में डाले हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट को अवॉइड यानी कि वेस्ट ऑफ मनी के कैटेगरी में डाले हैं। रियलिटी इंडिया में ये है कि ये सप्लीमेंट्स को अगर आप एड अप करोगे तो बहुत महंगा हो जाता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर किसी के पास बजट है 1000 रुपीज़ पर मंथ, तब उसे कौन सा सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? बजट सेगमेंट में मैं क्रिएटिन को रखना चाहूँगा, क्योंकि क्रिएटिन डाइट से पूरा कर पाना उतनी अच्छी क्वांटिटी में बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, इंडिया में लोग विटामिन D3 से डेफिशिएंट हैं, तो विटामिन D3 एक सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं और वीगन हैं तो विटामिन B12 इज़ अनदर वन जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। बाकी चीज़ें आई थिंक अगर आप डेफिशिएंट नहीं हैं तो किसी चीज़ में, तो बाकी आप अपने डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, एक हेल्दी बैलेंस डाइट से। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो, आप एक कोई टेस्टिंग करा सकते हो, देख सकते हो कि आप डेफिशिएंट हो या नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हो जिसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज की ज़रूरत है। वन लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज,
Before you buy any supplement, make sure to read the label. लेबल पढ़ेगा इंडिया। और लेबल पढ़ने के साथ साथ ये भी मेक श्योर करें कि उस प्रोडक्ट की अगर लैब रिपोर्ट हो तो वो भी आप ज़रूर पढ़ें। चूज सेफ, बी सेफ।